बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 नवंबर है और दिन है इतवार का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 9 बजे का टाइम है, सुबह 9 बजे का टाइम है। और टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन का मामला है इसके ऊपर डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं। गो कि मेरा ये ख्याल था और मैं मुसलसल ये बात करता रहा हूँ कि ना तो नवाज शरीफ की इतनी सियासी वक़्त है, औकात है, ना शहबाज शरीफ की इतनी सियासी औकात है, ना जरदारी की इतनी सियासी औकात है कि वो इस सारे मामले के ऊपर, नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर किसी भी तरह से कोई हर्डल क्रिएट करें, कोई आएँ बाएँ शाएँ करें। उनकी कोई ऐसी सियासी हैसियत और औकात नहीं है। लेकिन अबसार आलम साहब, आपको पता है कि उनका शरीफ ख़ानदान से क्या तल्लुक़ है, क्या रिश्ता है। मरीम नवाज़ साहिबा के साथ गाड़ी में ट्रैवल करते थे। नून लीग ने चेयरमैन पैमरा लगाए रखा, फिर नून लीग के साथ उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बतें हैं और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब है। उन्होंने कुछ दावे किए हैं नोटिफिकेशन होने से पहले। उन्होंने कहा कि 6 चीज़ों के ऊपर फ़ौज और हुकूमत के दरमियान इस वक्त इख्तलाफ है। अगर कोई और ये बात करता तो मैं आपके सामने इसके ऊपर व्लॉग ना करता। और एक चीज़ और आपको बता दूं, एक और बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और वो ये हो गई है कि मंगल के दिन केपी और इस्लामाबाद और केपी और पंजाब के दरमियान मुकम्मल तौर पे रास्ते बंद करने के हवाले से जो है वो एक हिकमत अमली बना ली गई है। और इस हवाले से मैंने असद चौधरी साहब को एक इंटरव्यू दिया है। अगर आपने वो उनके चैनल पे सुन लिया है तो वेल एंड गुड, वरना मैं इसी वीडियो के एंड में वो इंटरव्यू भी लगा दूंगा। इस वीडियो के एंड में आप वो इंटरव्यू भी सुन सकते हैं जिसमें मैंने उसमें डिटेल से बताया है कि मंगल के हवाले से प्लान क्या है। तो चीज़ें लगता ये है कि बड़ी तेज़ी से तलखी की तरफ बढ़ रही हैं और कोई चीज़ ट्रिगर हो सकती है और मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। अच्छा, अब इन्होंने अबसार आलम साहब, अबसार आलम साहब से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि सीनियर सहाफ़ी हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, कई बरसों से ISPR को कवर करते हैं, डिफेंस के इश्यूज़ को कवर करते हैं, अथॉरिटी है इन इश्यूज़ के ऊपर। यानी वैसे तो 10-12 जर्नलिस्ट अथॉरिटी हैं, उनमें से एक है, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं मुमताज़ भट्टी साहब। उन्होंने भी ये कहा है कि नोटिफिकेशन ज़रूरी है, नोटिफिकेशन होना चाहिए और उसके ना होने की वजह से स्पेकुलेशंस हो रही हैं, अफवाहें हो रही इस वक्त शहर इक़्तिदार में अफवाहें गर्म है। और उन्होंने कहा कि जब आपने 27 तरमीम इतने पहले कर ली थी और आपको पता था कि 27 नवंबर को जॉइंट चीफ रिटायर हो जाएंगे तो आपको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी और आप नोटिफिकेशन कर देते। लेकिन नोटिफिकेशन ना होने से इस वक्त बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं। और अब इन्होंने तो तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं अबसार आलम साहब ने। अबसार आलम साहब कहते हैं कि ये एक, आपको पता है, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप हुई है और उस नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में ये अबसार आलम साहब के मुताबिक वहाँ पे जो शुरका थे, जिसमें सियासतदान थे, उनके दरमियान और फील्ड मार्शल के दरमियान जो है वो गर्मा गर्मी हुई है। उसके बाद अबसार आलम साहब ये कहते हैं, वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी वर्कशॉप में शरीक सियासतदानों से कहा कि आप 2 लोगों के ग़ुलाम हैं। उनका इशारा नवाज शरीफ और जरदारी की तरफ था। अबसार आलम साहब ने ये शिकवा किया है कि फील्ड मार्शल ने जब सियासतदानों को कहा कि आप 2 लोगों के ग़ुलाम हैं तो उन्होंने उसमें 3 लोगों का क्यों नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ का क्यों कहा है, इमरान खान का नाम क्यों नहीं लिया। अबसार आलम साहब कहते हैं कि फील्ड मार्शल के कहने का मकसद यह था कि पाकिस्तान की सियासत को मौरूसियत ने कैप्चर किया हुआ है, जब तक ये नहीं टूटेगा मुल्क जमहूरियत और सियासत बेहतर नहीं हो सकती। फिर उसके बाद अबसार आलम साहब कहते हैं कि फ़ौज सियासतदानों पर उंगली उठा रही है और अब सियासतदान फ़ौज पर उंगली उठाएंगे। सीधी सी बात है, दोनों का कसूर है। फिर अबसार आलम साहब कहते हैं कि इस पर दूसरा व्यू ये आया है कि सियासतदानों का ख्याल है कि हम तो 2 लोगों के ग़ुलाम हैं और वो 2 हैं, आर्मी चीफ और DGISI। सियासतदान आर्मी चीफ और DGISI के ग़ुलाम हैं। और फिर अबसार आलम साहब कहते हैं कि ग़ुलामी किसी भी सूरत में ठीक नहीं, चाहे किसी सियासतदान की ग़ुलामी हो, आर्मी चीफ की हो, DGISI की हो, पैसे की हो या मफादात की ग़ुलामी हो। फिर उन्होंने इमरान खान वाली बात की है। अबसार आलम साहब, बड़ी बात है, वो ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, अपनी आज़ादी से मोहब्बत करनी चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया है। फिर वो कहते हैं कि अबसार आलम साहब कहते हैं कि फ़ौज को सिविलियन हुकूमत से 6 शिकवे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा शिकवा यह है कि सिविलियन हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये वो कहते हैं 6 इख्तलाफात हैं फ़ौज और हुकूमत के दरमियान। और सबसे अहम यह है कि फ़ौज ये समझती है कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है इसकी गवर्नेंस ठीक नहीं है।
फौज को सिविलियन हुकूमत पर एतराज़ है कि वो मुईशत को ठीक नहीं कर रहे, और फौज को एतराज़ है कि हुकूमत जो तकर्रियाँ कर रही है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं, मेरिट पर नहीं, बल्कि करप्ट लोगों को लगाया जा रहा है। अबसार आलम साहब के मुताबिक फौज ये समझती है कि शहबाज शरीफ की काबीना में ऐसे लोग भी हैं जो करप्ट हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, जिनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, जो मेरिट पर नहीं लगे। फिर अबसार आलम साहब कहते हैं कि फौज को एतराज़ है कि हुकूमत ने काबीना और अहम ओहदों पर करप्ट लोगों को लगा रखा है, तकर्री और तैनातियां मेरिट पर नहीं हो रही। फिर वो कहते हैं अबसार आलम साहब कि फौज सिविलियन हुकूमत पर उंगलियां उठा रही है कि ना इस हुकूमत से, शहबाज हुकूमत से मुईशत चल रही है, ना तकर्रियां मेरिट पर हो रही हैं, काबीना समेत अहम ओहदों पर करप्ट लोगों को लगाया गया है। अबसार आलम साहब कहते हैं कि दूसरी तरफ सिविल हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की बजाय कहती है कि आप कौन से दूध के धुले हैं, यानी वो फौज को कहते हैं कि आप कौन से दूध के धुले हैं, आपके अंदर भी तो फलां फलां बंदा इतना इतना माल बना रहा है। इल्जामात के खेल में नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है। हकीकत यही है कि सिविल मिलिट्री दोनों तरफ करप्शन और नाअहल लोग मौजूद हैं। फिर अबसार आलम कहते हैं कि सिविल हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस और डिलीवरी को बेहतर करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी काबीना के बहुत से अरकान इस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इस वजह से पार्लियामेंट और सियासतदानों को जो है वो इसकी कीमत चुकाना पड़ती है। अबसार आलम के मुताबिक नवाज शरीफ ने जो बयान दिया था उस दिन, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा था कि सिर्फ इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई काफ़ी नहीं है, बल्कि जो जर्नैल इमरान खान को लाए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अबसार आलम कहते हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ ने यह बयान दिया, दूसरी तरफ फील्ड मार्शल ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में जो गुफ्तगू की है, तो इससे वो कहते हैं कि सब अच्छा नहीं है। वो कहते हैं कि आपको क्या बताऊं कि मौजूदा हुकूमत किस तरह की तैनातियाँ कर रही है। अबसार आलम कहते हैं कि नून लीग हुकूमत के कई वजीर बहुत माल बना रहे हैं और बड़ी करप्शन कर रहे हैं। आपको क्या कहानियां सुनाऊं कि कैसे वजीर अकरबा परवरी और करप्शन कर रहे हैं, माल बना रहे हैं। इसी वजह से फौज की तरफ से सिविलियन हुकूमत पर उंगलियां उठ रही हैं। अब देखना ये होगा कि अबसार आलम साहब कह रहे हैं कि उनको पता है कि हुकूमत के अंदर कौन कौन सा वजीर कितनी करप्शन कर रहा है, कितना पैसा बना रहा है, कितना माल कमा रहा है, लेकिन वो कह रहा है मैं आपको क्या बताऊं, यानी मैं आपको नहीं बताऊंगा। और भाई आप बताएं। मैं यहां पे रुक के एक चीज कहना चाहता हूं। अभी सुहेल आफरीदी साहब ने 2 दिन में 200 सहाफियों से मुलाकातें की। उन्होंने 200 के 200 सहाफियों को कहा कि अगर केपी में करप्शन की कोई चीज आपके सामने आती है, आपने मुझे बताना है, मेरी जीरो टॉलरेंस होगी, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। फिर मैं आपको 2 बातें और बता देता हूं जो इससे पहले मैंने आपको नहीं बताई। सुहेल आफरीदी साहब से जब उन्होंने काबीना अनाउंस की तो हमारी उनसे पेशावर में मुलाकात हुई, तो उस पे हम साफ़ियों में से एक साफ़ी ने एक वज़ीर के हवाले से कहा कि बाकी तो आपने ठीक लगाए हैं, एक वज़ीर है जिसके हवाले से ये इतलात हैं कि वो करप्ट है। तो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि जिस लम्हे मुझे एक चीज़ उसकी मिली उसी लम्हे उसको मैं हटा दूंगा और आप भी इस पर नज़र रखें। मैं आपको एक और चीज़ अर्ज़ करूं कि जब हम केपी के जर्नलिस्ट दोस्तों को मिलते हैं, मैंने खुद उनको ये कहा, और मैं जब भी केपी के जिस भी शहर में जाता हूं मैं वहां के सहाफ़ियों को कहता हूं कि अगर केपी में कोई भी बैड गवर्नेंस की चीज़ हो, केपी में कोई भी वहां पे अवामी इशू हो, वहां पे कोई भी करप्शन का स्कैंडल हो, आप उसको हाईलाइट करें, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, हम आपका साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो अगर चाहे वो अली अमीन साहब का दौर था, हमने उनको यही कहा, चाहे वो सुहेल आफरीदी का दौर है, और सुहेल आफरीदी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई करप्शन नजर आए तो मुझे बताएं। और अगर मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे सामने कोई स्कैंडल पहुंचता है केपी गवर्नमेंट का, तो मैं उसको जरूर रिपोर्ट करूंगा, उस पर जरूर बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको दबा लूंगा। तो बात यह कि अबसार आलम साहब को अगर पता है तो क्यों नहीं बताते कि कौन सा वजीर माल पानी बना रहा है। फिर अबसार आलम कहते हैं कि गवर्नेंस होगी तो मुईशत चलेगी, मुईशत नहीं चल रही, बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही। यह भी बड़ा एतराफ है कि करप्शन भी हो रही है, तकर्रियां मेरिट पे नहीं है, और मुईशत नहीं चल रही, सरमायाकारी नहीं आ रही। बाहर से सरमायाकारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हुकूमत की गवर्नेंस बेहतर नहीं। फिर वो कहते हैं कि NFC अवार्ड और मजीद सूबों के मामले पर सिविल मिलिट्री इख्तलाफ है, फौज और हुकूमत के दरमियान ज्यादा सूबे बनाने पर। और आपने देख लिया कि शायद मैं कहीं सुन रहा था कि इन्होंने मुराद अली शाह ने, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अल्लाह ही सिर्फ सिंध को तकसीम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। यानी उन्होंने कहा कि कोई आईनी तरमीम मजीद सूबे सिंध में नहीं बना सकती। मरीम नवाज साहब ने भी एतराज़ किया है। और अब अबसार आलम साहब ये कहते हैं कि फ़ौज ज़्यादा सूबे चाहती है, हुकूमत नहीं चाहती। ये इख्तलाफ है फ़ौज और हुकूमत के दरमियान। और इसी तरह से वो कहते हैं कि NFC अवार्ड के ऊपर भी जो वफाक से सूबों को पैसा मिलता है
उसके ऊपर फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफ है। फौज ये समझती है कि ये पैसा सूबों को बहुत ज़्यादा जाता है, सूबे डिलीवर नहीं कर रहे, इसलिए इनका कट लगाना चाहिए। और फिर वो कहते हैं, बहुत बड़ा उन्होंने दावा किया है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री पर फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफ है। हुकूमत चाहती है कि वाइस चीफ लगाया जाए और फौज इसके लिए तैयार नहीं है। फिर वो कहते हैं कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के मामले पर फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफ है। वो कहते हैं कि पंजाब बहुत अच्छा काम कर रहा है, मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उस पर भी फौज को बहुत सी शिकायत हैं पंजाब के हवाले से। फिर वो कहते हैं कि फौज समझती है कि 27वीं तरमीम का असल फायदा तो पार्लियामेंट को हुआ, फौज अब 28वीं तरमीम चाहती है। अदलिया औकात से बाहर हो चुकी थी, 27वीं तरमीम में अदलिया के पर काट दिए गए हैं। ये अफसार आलम साहब कह रहे हैं। अफसार आलम कहते हैं कि फौज समझती है कि सूबे पैसा तो बहुत ले रहे हैं लेकिन परफॉर्म उस तरह से नहीं कर रहे। फौज की सूबों को मिलने वाले पैसों के हवाले से सिविलियन साइड से शिकायत है। अफसार आलम कहते हैं कि सिविलियन साइड कहती है कि फौज की फरमाइशें बहुत हैं। फौज कहती है कि 27वीं तरमीम में हमारी फरमाइशें तो आपने पूरी ही नहीं की। फौज कहती है कि 27वीं तरमीम से तो पार्लियामेंट मजबूत हुई है, लेकिन तनकीद हम पर हो रही है और सिविलियन साइड अब इसका मदावा करे। अफसार आलम कहते हैं कि एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं समझता हूँ कि सिविल मिलिट्री का एक दूसरे पर एतमाद बढ़े और वर्किंग रिलेशन कायम हो। सिविल मिलिट्री दोनों अतराफ आम मुद्दों पर सलाहियत, कारकर्दगी और ईमानदारी की, वो कहते हैं कि दोनों साइडों पे आम मुद्दों पे जो लोग हैं उनमें से उनका अब ये नहीं बताया कि कितने परसेंट लोग हैं जिनकी वो कहते हैं कि सलाहियत, कारकर्दगी और ईमानदारी की उनमें कमी है और वो दूर होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक मशवरा भी दिया है सिविल मिलिट्री साइड पे जितने भी लोग हैं अहम उहदों पर, उनको उन्होंने कहा है कि आप ज़ाती ज़िंदगी में जो मर्जी करें, लेकिन जब आप आवाम के टैक्स के पैसों से अवामी ओहदों पर हों तो आपको उन ओहदों का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर जानकर आपको परफॉर्म करना चाहिए। और फिर अफसार आलम साहब ने एक और बात की है, वो कहते हैं कि अगर आप अपने पेटी भाइयों को बचाने पर लगे रहे तो फिर इस मुल्क के लिए काम नहीं कर पाएंगे। फिर अफसार आलम साहब कहते हैं कि अगर सिविल मिलिट्री इख्तिलाफात ख़त्म ना हुए और मुईशत बेहतर ना हुई तो किसी न किसी वक्त अवाम इस निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े होंगे। इमरान खान और पीटीआई उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये मौजूदा निज़ाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सिर्फ कुछ अरसे के लिए स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि अपनी मंजी तले ढांग फेरे, ये लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है कि अपनी मंजी तले डांग फिरें। अगर आपको पता है कि आपकी सफ़ों में कौन कौन करप्ट है तो उनको निकालें। अच्छा, एक दो चीज़ें और थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेरी हुकूमत में मौजूद 2-3 सिविलियन से बात हुई है। वो कहते हैं कि फ़ौज की तरफ से फरमाइशें बहुत आती हैं, इतनी फरमाइशें आ रही हैं कि उनको पूरा कर करके हमारी कमर टूट गई है और हम अब कमर सीधी करने के काबिल नहीं रहे। अगले इंतखाबात में हम आवाम के पास क्या लेकर जाएंगे, इसलिए फौज अपनी फरमाइशें कम करे और उनको कंट्रोल करे। ये बहुत उन्होंने बड़ा एक दावा किया है कि वो कहते हैं कि सिविलियन साइड ये समझती है, नून लीग की हुकूमत ये समझती है कि फ़ौज की तरफ से फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं और उनको पूरा कर करके हमारी कमर टूट गई है और अब हमारी कमर सीधी नहीं हो रही। ये बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं इन्होंने अफसार आलम साहब ने। इसमें कितनी हकीकत है ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आएगा तो पता चलेगा। और बड़े उन्होंने दावे कर दिए कि 6 इख्तिलाफात हैं फ़ौज और हुकूमत के दरमियान, सब अच्छा नहीं है। अब देखते हैं ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब नोटिफिकेशन नहीं हुआ और इस तरह के अफसार आलम साहब की जानिब से दावे किए गए तो अब मुझे एक बात याद आ गई। चले वो फिर कभी आपको सुनाऊंगा। वीडियो लंबी हो गई क्योंकि आगे इंटरव्यू भी इसके साथ में अटैच कर रहा हूँ, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद आप सोशल मीडिया पे बड़ी हलचल देखेंगे। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, लेकिन सवाल अफसार आलम साहब पर उठता है कि वो कब उन वज़ीरों को एक्सपोज करेंगे जो उनके मुताबिक करप्शन और लूट मार कर रहे हैं और अकरबा परवरी कर रहे हैं। ये मौन है, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और मंगल के दिन की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। मंगल को अगर इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं कराई जाती और धरना दिया जाता है तो फिर मोटरवे और जीटी रोड बंद कर दिए जाएंगे। केपी और पंजाब, केपी और इस्लामाबाद के रास्ते और राब्ते मुनक़ता हो जाएंगे। आगे ये इंटरव्यू यहाँ पे सुनना चाहें तो सुन लें, वरना सर चौधरी साहब के चैनल पे भी मौजूद है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े फ़ैसले जो हैं वो हो चुके हैं, इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। मामला जो है वो बढ़ने जा रहा है और सूरत हाल
कोई शक नहीं है कि अब तसादम की तरफ जा रही है। तसादम की तरफ क्यों जा रही है, क्या बड़े फैसले हुए हैं और कौन सी बड़ी चीज़ जो है वो अगले 2-3 रोज़ के अंदर होने जा रही है। बिलखसूस जो मंगल का दिन है, अलीमा खान बहनों से मुलाकात का दिन, फैमिली से मुलाकात का दिन है इमरान खान का, वो दिन बहुत अहम होने जा रहा है। वो फैसले जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि ले लेने चाहिए, सख्त फैसले हो जाने चाहिए, तो अब उस तरफ पीटीआई बढ़ रही है। तफसीलात जो हैं वो सदीक जान साहब से जान लेते हैं। सदीक जान साहब, मौके की गल। हाँ चौधरी साहब, मुझे तो वाकई आपने दुरुस्त कहा है कि चीज़ें तसादुम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। हुआ ये कि एक स्क्रीनशॉट चल रहा था, एक ग्राफिक चल रही थी जिसमें एहतजाज के हवाले से पहले शायद यकम का था, फिर 2 का हुआ। तो इमरान खान साहब के बाएतमाद तरीन जो खिलाड़ी हैं, जो साथी हैं, जो उनकी टीम है, ज़ाहिर है एक उनमें से अहमद न्याजी हैं और एक और हैं जिनका नाम मैं किसी वजह से नहीं ले रहा। मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा कि मुझे नहीं पता कि वो ओपनली चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये वो हैं जो इमरान खान से वफाक के जुर्म में जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलता रहा था और काफ़ी उनकी फैमिली ने बड़ी तकलीफ़ और अज़ियत देखी और इमरान खान के जानिसार हैं और बड़ी अहम ज़िम्मेदारी भी खान साहब ने उनको दिए रखी। तो उन्होंने कल मुझे एक मैसेज किया, मैंने उनका मैसेज देखा और उन्होंने कहा कि 2 तारीख को हम एहतजाज करने जा रहे हैं केपी में। तो मैंने उनको वॉइस नोट भेजा, मैंने कहा सारा फोकस तो अडयाला पे है, तो आप ये क्या अलग से आप कर रहे हैं। मुझे लगा कि वो क्योंकि अहमद न्याजी साहब का भी उस पर था, तो मैंने कहा शायद अहमद न्याजी साहब अपना जो है वो अलग से कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शायद तंजीम जो है वो ऑन बोर्ड नहीं है। तो मैंने उनका मैसेज नहीं सुना था। हुआ ये कि मेरे सामने ना एक ट्वीट आया तहरीक इंसाफ ऑफिशियल का। उस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है, उस ट्वीट में पहले तो एक ग्राफिक लगा हुआ है और उस पर ऊपर लिखा हुआ है एहतजाज, और उस पर तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है किस किस की हैं। सोहेल खान अफरीदी साहब की है, आतिफ खान साहब की है, मुराद सईद साहब की है, जुनैद अकबर साहब की है और अहमद न्याजी साहब की है। इमरान खान साहब, उससे नीचे इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब की जो तीनों बहनें अलीमा खानम, डॉक्टर उज़मा और नूरी न्याजी साहिबा। इसमें लिखा गया कि प्लीज़ नोट फरमा लें, इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज की तारीख अब यकम के बजाय 2 दिसंबर को कर दी गई है। बरोज़ मंगल दोपहर 12 बजे पेशावर मोटरवे टूल प्लाजा, ये मुजाहरा पेशावर टूल प्लाजा से सवाबी टूल प्लाजा इंटरचेंज तक होगा। आवाम से भरपूर शिरकत की दरख्वास्त है। अब मुझे उन्होंने जब बताया कि जी इस पे तो तंजीम ऑन बोर्ड है, ये कोई हमने अलग से नहीं किया, तंजीम ऑन बोर्ड है। और फिर एक ख़बर भी चली जिसको केपी गवर्नमेंट ने डिनाई किया, और वो ये चली, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी एक ग्रुप है जो केपी गवर्नमेंट ने जर्नलिस्ट्स के साथ बनाया हुआ है और डिजिटल की मीडिया के लोगों के साथ बनाया हुआ है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या आया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। उसमें यह आया था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के तमाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के तमाम वसाइल बंद करने के फैसले पर आला सतही मुशावरत शुरू कर दी। इसको उन्होंने कहा जी फेक न्यूज़। ठीक है, इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत मुख्तलिफ थी। हाँ, अच्छा, लेकिन इसका एक एंगल ये भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, उसको उन्होंने कहा फेक न्यूज़। अब असद चौधरी साहब जो मेरी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के एक जानिसार हैं अहमद न्याजी साहब के साथ, वो भी खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उनकी जो गुफ्तगू है उससे जो मैं समझाऊँ, आज इसकी तरदीद आ जाए, मज़ीद तफसीलात आ जाएँ, क्योंकि हम रिकॉर्ड एक ऐसे टाइम पे कर रहे हैं कि इस वक्त उनसे रब्ता मेरा नहीं हो सका, लेकिन वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि पंजाब और वफाक को आने वाला रास्ता जो है, आने वाले रास्ते, उनको बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया। और ये बात तो खैर उन्होंने मुझे अपने वॉइस नोट में बताई है कि अडयाला के बाहर जब धरना स्टार्ट होगा, अगर इमरान खान साहब से नहीं मिलवाया जाता, तो जैसे ही अडयाला के बाहर धरना स्टार्ट होगा तो उसी लम्हे ही मोटरवे और जीटी रोड दोनों बंद कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद और केपी, पंजाब और केपी को मिलाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, अब चौधरी साहब ये मामला जो है ना, मुझे तो अब ट्रिगर होता हुआ नज़र आ रहा है अगर मुलाकात मंगल को नहीं करवाई जाती तो। एक तरफ एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स, ये सारे होंगे सोहेल आफरीदी समेत अडयाला के बाहर, पहले इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर, फिर अडयाला के बाहर, और उधर भी एहतजाज हो रहा होगा। अब
एक ऐसा क्रूशल टाइम है जिसके ऊपर ज़ाहिर है नोटिफिकेशन वाला मामला भी है, तकर्रियाँ, तबादले, तैनातियाँ, ये सारे मामलात भी हैं। बड़ी क्रूशल टाइम है। अब बहुत बड़ी बड़ी चेंजिंग्स होनी है, बहुत बड़ी बड़ी चेंजिंग्स होनी है, जिसमें से एक है जिस पे डिफेंस रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं और हम उसको थोड़ा सा बात कर सकते हैं। एक रिपोर्ट हम उसको कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि एक 4 स्टार जो हैं वो लगने हैं स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह। वो अगर ये नहीं लगते आसिम मलिक साहब जो DGSI हैं और इनसे जूनियर कोई लगता है, वो 4 स्टार होगा। ये तो 3 स्टार है लेफ्टिनेंट जनरल DGSI, ये तो सुपरसीड हो जाएंगे। अच्छा, अब ये सुपरसीड होंगे तो ये फिर NSA रह जाएंगे क्योंकि NSA भी हैं। अब फिर इसका मतलब है DGSI भी नए आएंगे। अच्छा, DGC जो है वो भी प्रमोशन के उसमें है, क्यू में है एज ए लेफ्टिनेंट जनरल। DGMI जो है वाजिद अजीज साहब, वो भी उसमें है प्रमोशन के उसमें। अगर DGC प्रमोट हो जाते हैं, DGMI प्रमोट हो जाते हैं और DGI जो है ये सुपरसीड हो जाते हैं या ये स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह लग जाते हैं, तो ये तो पूरी की पूरी हायरार्की चेंज हो जाएगी ना। देखें, आर्मी चीफ जो भी फैसला करते हैं वो एग्जीक्यूशन उसकी टोटल जो है, टोटल एग्जीक्यूशन वो DGI और DGC के जरिए होती है। टोटल उन्होंने मतलब MI तो फौज के अंदर का उसका काम होता है ना कि उसने फौज के अंदर के मामला देखने होते हैं। सारी की सारी इतनी बड़ी चेंजिंग, इतनी बड़ी चेंजिंग, और ये सब ये चेंजिंग नहीं होगी। देखें, DGC जो है उनको मेरा ख्याल है 3.5 साल हो गए, मेरा ख्याल है 3.5 साल हो गए शायद उनको एज ए DGC, और बड़े ज़ाहिर है ट्रस्टवर्दी हैं फील्ड मार्शल के। DGMI बहुत उनके ट्रस्टवर्दी हैं। DGI जो है उन्होंने जो फील्ड मार्शल की पॉलिसी है उसको जैसे उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। 26वीं तरमीम नहीं हो रही थी, ये आए 26वीं तरमीम हुई, उसके बाद जो चीज़ें हैं, जो अमेरिका वाला ब्रेक थ्रू है वो भी मतलब क्लेम यही किया जाता है कि DGI और DGC इनके बारे में किया जाता है कि इन्होंने वो सारा ब्रेक थ्रू करवाया। और सिर्फ ये चेंज नहीं होंगे, सेक्टर कमांडर्स अगर आप देख लें जो फिर इनके नीचे टीम है, वो भी कोई 3.5 साल से बैठा है, कोई 4 साल से बैठा है, तो वो भी चीज़ें। तो पूरी की पूरी जो एग्जीक्यूशन होती है वो होती है DGI, DGC और सेक्टर कमांडर्स। ये अगर सब के सब चेंज होने जा रहे हैं और एक ऐसे क्रूशल टाइम के ऊपर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर ले गए हैं सुहेल आफरीदी और चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप देख रहे हैं जो पिछले कुछ अरसे से एक तरह से खामोश आपको नज़र आते थे, वो एक्टिव हो गए हैं। फिर इंटरनेशनल चीज़ें दोबारा GSP+ स्टेटस आपका वो वाला मामला है। इंडिया के साथ आपकी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, अफगानिस्तान के साथ आपकी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर एक वकला तहरीक वाला मामला अब आप कह सकते हैं कि संजीदा हो रहा है। ठीक है, मैं वकला तहरीक के ऊपर भी मैं बात करूँगा, और जो अफवाज पाकिस्तान के अंदर की सारी वो चीज़ें हैं, उनके हरारकी के मामला या तकर्रियाँ, ज़ाहिर है वो एक अदारा जाती मामला है, तो उस पर मैं उसका एक्सपर्ट हूँ। मैं जो सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आपने KPK को बंद कर दिया, इस्लामाबाद या दीगर जो सूबे हैं आपने उस सारे रास्ते बंद कर दिए। इमरान खान की मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी अपनी बहनों से, यहाँ पे धरना हो गया शुरू। तो वो रास्ते कब तक बंद रहेंगे जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी? उन्होंने जो उनका जो मैं आपको अर्ज कर रहा था वॉइस नोट, उसके मुताबिक वो ये कह रहे थे कि जब तक अडियाला के बाहर धरना जारी रहेगा तब तक वो रोड बंद रहेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि मुलाकात ना हुई तो फिर हाँ, वो कहते हैं जब ये उठेंगे तो हम भी उठ जाएंगे। देखिए असद साहब, अब इसकी ये जो सॉरी सर, ये जो मामला है ना कि KPK के तमाम जो बॉर्डर्स हैं, जो सरहदें हैं बाकी सूबों के साथ लगती हैं, वो बंद कर देंगे। ये मामला पहले भी कई दफ़ा ज़ेरे गौर आया है, और इसमें कुछ लोगों की ये राय थी, बल्कि कुछ लोग, चले मैं नाम अभी नहीं लेता उनका, KPK हुकूमत के लोग जो थे वो समझते थे कि अगर हम बंद करके बैठ जाएंगे तो सप्लाई चेन मुतासर होगी, और ज़्यादा उसमें जो सफ़र करेगा वो खैबर पख्तूनख्वा करेगा। आप 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन बंद करके बैठे हैं, तो वहाँ पे तो जो शेख और नोश हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, अद्वियात हैं वगैरह वगैरह, हज़ारा किस्म की चीज़ें जो हैं ज़रूरियाती ज़िंदगी से मुतालिक, उनकी ज़ाहिर कमी हो जाएगी। तो आप सिस्टम को, निज़ाम को, वफाकी हुकूमत को, पंजाब को, दीगर सूबों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो बंद करके बैठ जाएं। ये गलत नहीं, मैं नहीं कह रहा। हाँ नहीं, आपसे कह रहा हूं, मैं मौजूद था उस मुलाकात में जिस मुलाकात के ये समझते हैं। बट
बट जो अहम चीज़ है मेरे हिसाब से जो सिंबॉलिक वैल्यू है इस चीज़ की, यानी आप ज़रा देखें ना कि इसकी सिंबॉलिक वैल्यू इंटरनेशनल कि आपका एक सूबा जो है वो पूरे मुल्क से यानी उसके राब्ते आपने मुनक़ता कर दिए हुए हैं, तो इससे बड़ा एहतजाज जो है वो नहीं हो सकता। देखें, ये इंटरनेशनल मीडिया के लिए सबसे बड़ी खबर है। आप मुझे माजी में बताएं ना, पाकिस्तान के 78 बैठ जाए, उधर बैठ जाए। 78 बरसों में मुझे बताएं ना कि कब इस तरह से हुआ है कि वफाक के एक सूबे से के साथ जो राब्ते हैं वो मुनक़ता कर दिए गए अवामी एहतजाज के ज़रिए। हाँ, ये ज़रूर है, बलूचिस्तान में जैसे अभी शाम के बाद आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकती या इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाती है, वो ज़ाहिर है वहाँ के हालात की वजह से गवर्नमेंट करती है, स्टेट करती है आपकी, लोगों के एहतजाज से। तो इससे चीज़ें हो जाएंगी ट्रिगर। अब क्या उसके बाद गवर्नर राज लगा दिया जाएगा? क्या वो सस्टेन हो सकता है? इसके बाद क्या मतलब क्या ऐसा किया जाएगा? मतलब मेरे लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब इसका एक तो आसान देखिए, ये भी हो सकता है कि ये प्रेशर इतना ज़्यादा अब बन जाए कि मुलाकात करवा दी जाएगी तो फिर। लेकिन असद साहब, इस वक्त ना मामलात जिद और अना और इन चीज़ों पे भी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये नोटिफिकेशन या इनके मामलात हैं। आप सिर्फ ये देखें कि 4 नवंबर के बाद से इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई। 4 नवंबर को इमरान खान साहब की बहन मिलकर आई थी, उन्होंने क्या टॉक की थी? एक वजह वो भी हो सकती है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अगर मंगल को मुलाकात करवा दी जाती है तो इससे एक और मैसेज भी तो जाएगा ना कि पीटीआई ने जब सुहेल आफरीदी सीधे हुए और अपने पे आए, वो ही सुहेल आफरीदी जो ओरिजिनल सुहेल आफरीदी है, ठीक है, उस पे आए और दबाव इतना बढ़ा दिया और केपी बंद करने की ये जो धमकी थी वो काम कर गई और मिलवा दिया गया। तो इसका मतलब है कि आपने तो खुद ही रास्ता फिर ये भी दिखा दिया कि भाई ये तो जबरदस्त तरीका है। फिर इस तरीके से तो फिर अगर धरने शुरू हो जाए, देखिए ये जो बात है ना, इसकी एक इंटरप्रिटेशन मुझे भी करने देना सर। आपने केपी की बंद करने की धमकी दे दी, आपने केपी को बंद कर दिया, आपने वहां पे लोग ला के बिठा दिए, उसके बावजूद इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जाती। यानी ज़ाहिर है कोई जो फैसला साज हैं जिन्होंने ये करना है वो देख रहे होंगे कि यार अगर हम करते हैं तो वो नी डाउन करने वाली बात है कि अगर अब हम मुलाकात करवाते हैं मंगल के रोज़, जब ये धमकी आ चुकी है कि हम खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देंगे, मुनक़ता कर देंगे, तो फिर तो हर तरफ ये बयानिया बनेगा कि जी देखें हुकूमत झुक गई है, हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। तो एक तो ये इंटरप्रिटेशन भी है। फिर अगर आप हज़ारों लोगों को इकट्ठा करके केपीके को बंद करके मजबूर नहीं कर सकते हुकूमत को कि वो इमरान खान की मुलाकात करवाएं, तो फिर इमरान खान की रिहाई को अवामी ताकत के साथ आप यकीनी बनाने की जो बात करते हैं, प्लान करते हैं, उसमें तो फिर वो जिसको कहते हैं कि कील ठुकने वाली बात हो जाएगी उस ताबूत के अंदर। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ आपकी स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकती और किसी सूरत नहीं कर सकती। मैं फिर यहीं से आपको दूसरी थ्योरी पे लेके जाता हूँ, यहीं से क्योंकि वो फिर बात आगे गई तो फिर और हो जाएगी। सर, आपने मजबूर कर दिया करना है ना, आप लोगों को लेके आए हैं। खुदा ना खास्ता एक टाइम आता है जब आपका सब्र जवाब देने लग जाता है, जब पुरअमन एहतजाज, पुरअमन मुजाहरे जो हैं वहाँ उसमें शामिल लोग जो हैं वो मुश्तल होने लगते हैं। कोई भी सूरत हाल, कहीं कुछ भी इवेंट हो सकता है। और अगेन आप भी, हम भी, बहुत सारे और लोग भी बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये ट्रैप करने की कोशिश हो सकती है, उकसाने की कोशिश हो सकती है कि पीटीए को गलती कर दे ताकि वंस फॉर ऑल इनको सेटल करें। फिर ये दोबारा वो जो मोहम्मद मालिक साहब ने, हमने पिछली वीडियो के अंदर भी उसका तज़किरा किया था, जो मुनीफ फ़रूक समझते हैं, जो मोहम्मद मालिक समझते हैं, तो ये तो बड़ा फूंक के कदम रखने की। लेकिन नहीं, मेरे देखें, पीटीआई जो करने जा रही है या लोग जो करने जा रहे हैं उस पर उनको मजबूर किसने किया? पहली बात तो ये है, किसने इमरान खान की मुलाकातें बंद की हैं? कौन ये सारा कुछ कर रहा है? ठीक है। और फिर देखें, सुहेल आफरीदी एक बात बार बार कर रहे थे कि देखो मेरे बारे में ये तासुर बनाया गया कि मैं वफाक पे चढ़ाई के लिए लाया गया हूँ, मैं वफाक पे हमले के लिए लाया गया हूँ, मैं इंतशारी हूँ। मैंने 2 माह वो जितने साथियों से मिले उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा बताओ मैंने क्या तमाम आईनी कानूनी रास्ते नहीं अपना लिए? मैंने सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत, हाई कोर्ट, कोई वो नहीं है। उन्होंने कहा मैंने सब कुछ करके देख लिया। उन्होंने फिर क्या कहा साथियों को? उन्होंने कहा अब मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूं कि जब अब मैं सड़कों पर आऊंगा तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ये बात उन्होंने कही। तो एक दिन उन्होंने धरना दिया, मैंने कई साफियों के ट्वीट देखे हैं, जो आज़ाद साफ़ी हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, और जो गुलाम साफ़ी हैं सारे,
वो शुरू हुए हैं कि जी वो 3 दिन के लिए होते हैं खैबर हाँ पख्तूनख्वा में, देखें 4 दिन देखें का है। वो ये इनकी कोई अब ये जो बातें करते हैं उनकी कोई वर्थ नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूं कि इंटरनेशनली आप सिर्फ ये देख लें कि आप इंटरनेशनली कितनी बड़ी खबर होगी कि एक सूबे के वफाक से तमाम रास्ते मुनक़ता हो गए। फिर एक और चीज़ देखें, जो बात आप कर रहे थे ना कि केपी के लोगों को मुश्किलात होंगी, भाई केपी के लोगों को मुश्किलात, इधर से आटा जाता है, वो आटा पहले ही वो है अपना इन्होंने बंद किया हुआ है, गंदम बंद की हुई है। दूसरी बात यह है कि भाईजान यहां से सिर्फ ये देखें कि डेली आपकी फोर्सेस कितनी बड़ी तादाद में जाती हैं, जो वहां पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं वो कितनी बड़ी, उनकी चीजें कितनी ज्यादा जाती हैं। फिर आपका इस वक्त बॉर्डर गर्म है, आपकी यहां से इक्विपमेंट जाता है, आपकी गाड़ियां जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केपी के लोग इससे इफेक्ट होंगे। तो चीजें मैं आपको बताऊं ना सर, मैं कुछ चीजें आपको अर्ज नहीं कर रहा, वो मैं ना करें, मेहरबानी करें, मैं कह नहीं रहा, मैसेज आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। रीड माई लिप्स वाली बात। हाँ, रीड माई लिप्स वाली बात है कि चीजें जो है ना वो ये जो चीज मुमकिन तौर पे होने जा रही है ना, इसको सिर्फ आप इमरान खान से मुलाकात के तनाजुर में ना देखें, इतना ही कहूंगा आपको। चलें, बहुत शुक्रिया जी, वेलकम आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला हो चुका है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बॉर्डर है उस पर धरना दे दिया जाएगा जब अडयाला जेल के बाहर अगर मुलाकात ना करवाई गई और अडयाला के बाहर धरना शुरू हुआ इमरान खान की बहनों का और पार्टी रहनुमाओं का, तो ठीक कह रहे हैं सदीक जान साहब भी। सारे जो एक इंटरप्रिटेशन हो रही है कि तसादम का ख़तरा है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है हमारे लोग जो हैं वो तसादम से बचे रहें, महफूज रहें, पाकिस्तान का नुकसान ना हो और किसी की अकल जो है वो काम करे और जो कानूनी और आईनी तरीके से जो कुछ होना तय है, अगर मुलाकात होना लिखा है कानून के अंदर, तो फिर वो मुलाकात जो है वो करवा दी जाए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।